बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शबाज महमूद। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इवेंट्स हैं जिस दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यूट्रस के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ओवरीज में चेंज आता है, हार्मोनल लेवल्स में चेंजेस आते हैं। सो इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज। एक्चुअली दिस इज ए साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 28 डेज में कंप्लीट होता है और हर 28 डेज के बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है। ठीक है, नॉर्मली 28 डेज के बाद रिपीट होता है, बट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ये ड्यूरेशन वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। अब अगर हम स्टेप्स की बात करें, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, ये साइकिल स्टार्ट होता है तब जब पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में पड़े हुए बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो डेवलप हो। अब फॉलिकल्स क्या हैं यहाँ पर और फॉलिकल्स का क्या रोल है और क्यों जरूरी है इनकी डेवलपमेंट? तो बेटा फॉलिकल्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो oocyte को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, oocyte को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर oocyte मैच्योर हो सके, जहां पर oocyte डेवलप हो सके। तो फॉलिकल्स बेसिकली oocyte को सपोर्ट करते हैं, उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर जहां पर oocyte जो है डेवलप हो सके। इसलिए फॉलिकल्स की डेवलपमेंट भी जरूरी है। फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे oocyte को, जहां पर oocyte मैच्योर हो सकेगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो सकेगा। तो इस तरह से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो है ये पहला स्टेप है और ये जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम फॉलिकल के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फॉलिकल जो है एक oocyte प्लस कुछ सेल्स की लेयर जो कि बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं ये इनसर्कल कर लेते हैं oocyte को और ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर जिसमें ग्रेनुलोसा सेल्स ने सराउंड किया है oocyte को दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ये जो oocyte है दिस इज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, और ये जो होल स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। बेटा बर्थ से पहले जब अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उस दौरान जो ओवरी है उसमें बहुत सारे oogonia प्रोड्यूस होते हैं। ओवरी के जर्म सेल जो है लाखों यानी कि मिलियंस ऑफ oogonia प्रोड्यूस करते हैं। तो oogonia जो है ये एक्चुअली मियोसिस 1 में एंटर होता है। oogonia मियोसिस 1 में एंटर होता है और प्रोफेज 1 पे स्टक हो जाता है। प्रोफेज 1 पे जाकर स्टक हो जाता है। इस मुकाम पर oogonia को जो कि प्रोफेज 1 पर स्टक हो चुका है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो बेटा प्राइमरी oocyte जो कि बर्थ से पहले ही बन चुके हैं, प्राइमरी oocyte का बनना जो है ये बर्थ से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, प्राइमरी oocyte जब बन जाता है जो कि प्रोफेज 1 पे स्टक हो चुका है, अब इसके गिर्द फॉलिकल डेवलप हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप हो जाता है, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो इस तरह के मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं ये ओवरीज में पड़े होते हैं बर्थ से पहले। अब बर्थ के बाद क्या होता है? बर्थ के बाद ये फॉलिकल्स जो है ये डिजनरेट होना शुरू होते हैं। इनमें से बहुत सारे फॉलिकल्स जो है डिजनरेट हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते इनकी अमाउंट जो है जहां पहले मिलियंस में थी अब जो है ये 2 से 3 लाख रह जाती है टोटल। तो इतनी अमाउंट जो है ये प्राइमरी फॉलिकल्स की प्यूबर्टी तक होती है। अब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है यानी कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्स्ट टाइम रिलीज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस वक्त फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बहुत सारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एक साथ। ठीक है, इन 2-3 लाख में से
चंद फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगा और ये जो है डिवेल्प होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे फॉलिकल्स में से जस्ट एक फॉलिकल को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी तकरीबन 99.9% फॉलिकल्स को डिजनरेट कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को, जिसमें फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकल एट्रेशिया। फॉलिकल एट्रेशिया, जिसमें बाकी फॉलिकल्स को डिजनरेट कर दिया जाता है। तो पहले स्टेप में फॉलिकल डिवेल्प होना स्टार्ट होते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। अब जो फॉलिकल डिवेल्प हो रहे थे वो एक तो oocyte को प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, oocyte की डेवलपमेंट में जो है ये फॉलिकल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि दूसरी तरफ ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओवरी में फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस में एंडोमेट्रियम को डिवेल्प करना स्टार्ट करेगा, एंडोमेट्रियम की वेस्कुलराइजेशन करेगा, जिस दौरान क्या होगा? एंडोमेट्रियम डिवेल्प होगी, वेस्कुलराइज होगी। और उसके बाद क्या होगा? एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई होगा, लेवल अप होगा, तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली एस्ट्रोजन का लेवल अप होना जो है पिट्यूटरी के लिए मैसेज होगा कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर दे, उसकी रिलीज को रोक दे। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब डाउन जाएगा और एस्ट्रोजन लेवल हाई होगा, तो उस दौरान क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअली क्या करता है? जो मेच्योर फॉलिकल हैं, जो कि बेसिकली टर्शरी फॉलिकल्स कहलाते हैं, टर्शरी फॉलिकल से मेच्योर oocyte को क्या करेगा? रिलीज करवा देगा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होगा? ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा और ये ऑलमोस्ट 14th डे पे जाके होगा। 14th डे पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवुलेशन इंड्यूस करेगा, ठीक है। और ओवुलेशन इंड्यूस करने के बाद मतलब जो फॉलिकल्स हैं उसको रप्चर कर देगा और वहाँ से जो ओवा है, ओवम रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ओवम है उस वक्त मेटाफेज 2 पर है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज 2 तक कंप्लीट कर चुका है अपनी मियोसिस 2, जबकि बाकी की डिवीजन जो है, बाकी की जो मियोसिस है ये बाद में कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो मियोसिस 2 भी कंप्लीट इससे आगे नहीं होगी, ठीक है। तो 14th डे पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन इंड्यूस कर देगा। उसके बाद क्या होगा? जब ओवुलेशन हो जाएगी तो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं, जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये रप्चर्ड फॉलिकल रिलीज करेंगे और ये जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं इनको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम ये वो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। एक्चुअली कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन भी रिलीज होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ये फॉलिकल पहले रिलीज कर रहे थे, बट एस्ट्रोजन की क्वांटिटी जो है ये कम होगी रिलीज, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है हाई अमाउंट में रिलीज होगा। प्रोजेस्टेरोन का काम भी यही है कि जो एंडोमेट्रियम है उसको वेस्कुलराइज करना, उसको डिवेल्प करना, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके लिए जो यूट्रस है उसको पहले से ही तैयार करना, उसको रेडी रखना, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो जो है उसको इम्प्लांट किया जा सके और जो है फर्दर डेवलपमेंट हो सके। तो अब प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है ये शुरू में थोड़ी होगी, जब कार्पस ल्यूटियम फुली तौर पर डिवेल्प हो जाएगा तो उस वक्त जो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन है वो पीक पर पहुंच जाएगी और उस वक्त जो है वो एंडोमेट्रियम की डिवेलपमेंट भी पीक पर पहुंच जाएगी, उस वक्त एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन जो है एट द सेम टाइम क्या कर रहे होंगे? एंडोमेट्रियम को डिवेल्प कर रहे होंगे। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जाइगोट है वो यूट्रस में जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा और एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट जो है वहाँ पर होगी, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ये मेंटेन रखा जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, इसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है।
मतलब इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है और इसकी ब्रेकडाउन की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही डाउन होता है तो जो एंडोमेट्रियम डिवेल्प हो रहा होता है उसका डिवेलपमेंट जो है वो कम हो जाती है। डिवेलपमेंट का मतलब उसकी जो है वो अब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है और ब्रेकडाउन की वजह से ब्लड जो है शेड होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट 3 to 7 डेज के लिए रहता है। 3 to 7 डेज मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि ब्लड शेड यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम जो है ये 3 to 7 डेज तक के लिए रहता है। उसके बाद जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और दोबारा से फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोसेस जो है ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, हर 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस एंड देन फिर जो है फिर दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगी। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ओवुलेशन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशन एंड देन फिर जो है वो मेंस्ट्रुएशन। ये प्रोसेस जो है ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि जो फॉलिकल्स हैं इनकी अमाउंट लिमिटेड है, ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख है और ये 2 to 3 लाख हो सकता है, इससे भी कम हो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, बास में हो सकता है 1 लाख से 2 लाख तक हो। तो ये फॉलिकल्स जो हैं लिमिटेड हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में जो ओम की रिलीज है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है ये भी लिमिटेड होगा और ये जो है ऑलमोस्ट 40 to 45 की एज पे फीमेल में ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉलिकल्स यूज़ हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स यूज़ हो जाते हैं सारे के सारे तो उसके बाद जो है फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है और ये इस प्रोसेस को हम इस मुकाम को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो इस वक्त जो है फीमेल में ओवा की डेवलपमेंट रुक जाती है। ठीक है, सो ये स्टेप्स थे जिसमें हमने देखा कि किस तरह से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है, ओवुलेशन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है एंड देन मेंस्ट्रुएशन होती है। इस डायग्राम में देखें जो ओवरीज के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ये इस डायग्राम में बेसिकली वो दिखाया गया जिस तरह से प्राइमरी फॉलिकल्स पहले दिनों में एंड देन जो है प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाएंगे एंड फॉलिकुलर फ्लूइड जो कि टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मेच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल को ही बोलते हैं। उसके बाद रप्चर हो जाएगा फॉलिकल, 14th डे पे ऑलमोस्ट ओवुलेशन होगी एंड देन जो है कार्पस ल्यूटियम बनेगा एंड कार्पस ल्यूटियम जो है जब फुली फॉर्म होगा इस वक्त जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशन टॉप पे होगी। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो सिक्रेशन है सबसे ज़्यादा इस मुकाम पर होगी, इसका लेवल हाई होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कार्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर देखें कि ऑलमोस्ट डे 1 to 4 तक जो है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस रहता है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको तकरीबन 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये फेज़ जो है जिसमें ब्लड शेड होता है, मेंस्ट्रुएशन कहलाती है, वो फेज़ जहाँ पर फॉलिकल डिवेल्प होते हैं और फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जिस डे से, उस डे से आगे 14th डे तक फॉलिकुलर फेज़ कहलाती है। फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है इस फेज को। और उसके बाद जो है 14th डे जो है ये कहलाता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है इस फेज ये फेज एक्चुअली स्टार्ट होती है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज होने के बाद से लेकर ओव्यूलेशन का प्रोसेस जब तक होता है और ये ऑलमोस्ट 1 डे का ड्यूरेशन है मैक्सिमम जिस दौरान जो ओव्यूलेटरी फेज रहती है। शॉर्टेस्ट फेज है ये। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज ओव्यूलेटरी फेज जो कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद स्टार्ट हो जाती है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं इसको। और सेक्रेटरी फेज के दौरान जो है प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह से और हार्मोन जस्ट लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन भी इस दौरान रिलीज हो रहा होता है और जो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इस फेज में होती है। ठीक है, अच्छा, अब
कैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं इसका आइडिया तो आपको मैंने पहले ही थोड़ा बहुत दे दिया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद देख लेते हैं कि जो हार्मोनल लेवल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल आप देख सकते हैं कि जब ये फेज स्टार्ट होती है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अपने जो है सबसे ज़्यादा लेवल पे होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन राइज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब ओवुलेटरी फेज आनी है उससे थोड़ी देर पहले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 14th डे पे ऑलमोस्ट ये तीनों हार्मोन का जो लेवल है ये पीक पे है। इस दौरान तीनों हार्मोन जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्या होगा यहाँ पर ओवुलेशन होगी 14th डे में ओवुलेटरी फेज के दौरान। उसके बाद इन तीनों हार्मोन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, यकदम से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। बट एस्ट्रोजन का लेवल फिर थोड़ा सा आगे जाकर मेंटेन हो जाएगा एंड देन राइज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब ये फुल्ली डिवेल्प कॉर्पस ल्यूटियम, ये फुल्ली डिवेल्प है, फुल्ली डिवेल्प कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पीक पे रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा है इस वक्त और एस्ट्रोजन का लेवल भी जो है ये काफ़ी हद तक जो है पहले से इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये इसकी ब्रेकडाउन होगी इस क्या नाम है स्ट्रक्चर की कार्पस ल्यूटियम की, तो उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल एंड इसी तरह से एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है अब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये था किस तरह से हार्मोनल लेवल्स चेंज होते हैं इस दौरान और किस तरह से ये प्रोसेस सारा का सारा होता है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन क्लास ग्रुप। अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।